हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज के इस वीडियो में हम इस बात पे नज़र डालते हैं कि पिछले 50 सालों में इंडिया, पाकिस्तान और चाइना में किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट आगे बढ़ी है, किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है और इकोनॉमिक वेलफेयर आगे बढ़ा है लोगों का। आइए उस पर एक नज़र कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो जो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस रहा है इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना का, उसमें एक जो कॉमन बात वो ये रही है कि इन तीनों देशों ने प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे डिपेंड किया है। प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रोसेस अख्तियार किया था अपने यहाँ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए। इसमें एक जो बात ध्यान रखने की है वो ये कि इंडिया एंड पाकिस्तान में मिक्स्ड इकोनॉमी की स्ट्रैटेजी अपनाई गई एज द बेसिक प्रीमाइस ऑफ ग्रोथ मॉडल, जबकि चाइना में जितने भी क्रिटिकल एरियाज थे प्रोडक्शन के, जितने भी जो इम्पोर्टेंट एरियाज थे प्रोडक्शन के, उन सबों को स्टेट ओनरशिप के अंदर में ले आया गया और वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की कमांड, स्टेट गवर्नमेंट का हुक्म चलता था उन सारे क्रिटिकल एरियाज ऑफ प्रोडक्शन पे। तो इसे एक अच्छे तरीके से समझ लें। पहले मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है। मिक्स्ड इकोनॉमी का ये मतलब है कि जहाँ पे पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों कुछ एरियाज ऐसे थे जहाँ पे ऑपरेट करते थे। यानी कुछ एरियाज ऑफ प्रोडक्शन ऐसे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा रन की गई फैक्ट्री भी काम करती थी और प्राइवेट फैक्ट्रीज भी काम करती थी। तो जैसे हम स्टील प्रोडक्शन की बात करें तो आप देखेंगे कि वहाँ पे गवर्नमेंट की भी अपनी बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और कुछ इस तरीके की स्टील फैक्ट्रीज हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रन की जाती हैं। और उसी तरीके से टाटा स्टील है जो कि आज से नहीं 1907 से 1907 से स्टील जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो जमशेदपुर में, झारखंड में, तो वो प्राइवेट सेक्टर की एक फैक्ट्री है जो कि स्टील प्रोड्यूस करती है। तो इस तरीके के जो क्रिटिकल एरियाज ऑफ प्रोडक्शन थे जहाँ पे इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इंडिया के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, फार्मिंग सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट का भी प्रेजेंस जरूरी था, गवर्नमेंट को भी एज अ प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट करना जरूरी था। तो वहाँ पे गवर्नमेंट भी ऑपरेट करती थी, गवर्नमेंट भी फैक्ट्रीज रन करती थी और प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स भी, प्राइवेट कंपनीज भी वहाँ पे प्रोडक्शन का काम करती थी। तो ये तो मिक्स्ड इकोनॉमी की बात हो गई जो इंडिया और पाकिस्तान ने अपनाया था इंडिपेंडेंस के बाद। लेकिन चाइना में अर्ली 50s में जो इस तरीके के जितने भी क्रिटिकल एरियाज थे, जो वैसे गुड्स का प्रोडक्शन जो कि इकोनॉमी के ग्रोथ के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, सीरियस हैं, उन सभी एरियाज पे गवर्नमेंट ने एकाधिकार कर लिया था, यानी उनका मोनोपोली था। गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की ही के द्वारा रन की गई फैक्ट्रीज उस तरीके के गुड्स का प्रोडक्शन करती थी और किसी भी प्राइवेट कंपनी को इजाजत नहीं थी कि वो इस तरीके के क्रिटिकल एरियाज में ऑपरेट कर पाए। और ज्यादातर एरियाज जो थे वो क्रिटिकल एरियाज ऑफ प्रोडक्शन में ही आते थे। बहुत कम ऐसी छोटी छोटी वस्तुएं थी जिनके प्रोडक्शन के लिए प्राइवेट सेक्टर को इजाजत दी गई थी चाइना में। तो ये एक बेसिक डिफरेंस था मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल का और गवर्नमेंट ओनरशिप मॉडल का, जो कि चाइना में अख्तियार किया गया था अर्ली 50s से। तीनों देशों के इकोनॉमी ने, इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना के इकोनॉमी ने किसी भी तरीके का कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं शो किया था शुरुआत के कुछ सालों में, जैसे 50s में, 60s में, 70s में। ये शुरुआत तभी हुई, एक इकोनॉमिक ग्रोथ की ब्रेक थ्रू तभी आई जब जो है इकोनॉमी को ओपन किया जाने लगा, ग्लोबलाइजेशन किया जाने लगा, इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी और चाइना में। इस प्रोसेस की शुरुआत चाइना में सबसे पहले हुई थी 1978 में, पाकिस्तान में उसमें 10 साल के बाद 1988 में शुरू की गई थी प्रोसेस, और इंडिया में 1991 में जबरन इंडिया को मजबूर होकर के अपनी इकोनॉमी को विदेशी कंपनीज के लिए खोलना पड़ा था, ओपन करना पड़ा था, ताकि विदेशी कंपनीज भी यहाँ आकर के प्रोडक्शन में हिस्सा ले सकें, प्रोड्यूस कर सकें और मार्केट कर सकें। तो ये ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस जो है अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम पे शुरू हुआ और इसका असर इसी के लिए इकोनॉमी के ग्रोथ पे भी अलग अलग देखा जा सकता है। तो ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब था?
मतलब ये था कि इंडिया और पाकिस्तान में जैसे अगर हम बात करें, तो जब इंडिपेंडेंस मिली तो उसके बाद जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शुरू हुआ, प्लानिंग प्रोसेस शुरू हुई 1951 से इंडिया में, तो उस वक्त ये फैसला किया गया कि हमारे यहाँ जो एक तो बहुत कम प्राइवेट प्लेयर्स हैं, प्राइवेट फैक्ट्रीज हैं, जो फैक्ट्रीज बना रहे थे उनकी टेक्नोलॉजी थोड़ी ऑब्सोलीट थी, पुरानी टेक्नोलॉजी थी, इसलिए जो गुड्स की क्वालिटी थी, जो सामान की क्वालिटी थी, वो बहुत अच्छी नहीं होती थी। क्वालिटी टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी तो सामान का जो गुड्स का प्रोड्यूस की जाती थी उसका प्राइस भी हाई होता था उसके। तो इस वजह से ऐसा सोचा गया कि अगर बाहर के फैक्ट्रीज को, बाहर के कंपनीज को इंडिया में प्रोड्यूस करने दिया जाएगा, इंडिया में मार्केट करने दिया जाएगा खुल करके, तो क्या होगा कि बाहर के जो दूसरे देशों के द्वारा जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही थी वो एडवांस टेक्नोलॉजी थी, उनके द्वारा जो सामान बनाया जा रहा था उसकी क्वालिटी काफी अच्छी थी, उनके द्वारा जो सामान बनाया जा रहा था उनकी उसकी कॉस्ट भी काफी कम थी टेक्नोलॉजी अच्छी होने की वजह से। तो वो एक तो उनका प्राइस कम था, उसकी क्वालिटी भी अच्छी थी, तो वो प्रोडक्ट अगर खुल करके इंडिया में मार्केट होता, उसी तरीके के फैक्ट्रीज को अगर इंडिया में प्रोड्यूस करने की, उसी तरीके के गुड्स को प्रोड्यूस करने की छूट दी जाती, तो ये महसूस किया गया कि उनके आगे हमारी जो इंडियन कंपनीज का, इंडियन फैक्ट्रीज के द्वारा जो प्रोड्यूस किया गया गुड्स है वो तो बिक नहीं पाएगा, क्योंकि फिर अगर लोगों को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट सस्ते दामों पे उपलब्ध होगा तो कोई क्यों पुअर क्वालिटी या साधारण क्वालिटी का प्रोडक्ट ज्यादा पैसे दे करके खरीदेगा, ऐसा संभव नहीं है। और वो इंडिया में हो रहा था। तो उस वक्त 1950s में, जबकि हमारे पास प्राइवेट फैक्ट्रीज, प्राइवेट कंपनीज बहुत कम थे, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी भी ऑब्सोलीट थी, हमारे यहाँ मैन पावर स्किल्ड नहीं थी, तो इस वजह से जो प्रोड्यूस किया जा रहा था गुड्स, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी, कॉस्ट ज्यादा होती थी। तो उसको ये सोचा गया कि अगर कुछ समय दिया जाए, थोड़ा समय दिया जाए, तो वो पनप पाएंगे, वो एक्सपैंड कर पाएंगे। मार्केट एक्सपेंशन की वजह से, डिमांड के एक्सपेंशन की वजह से इन धीरे धीरे इनकम बढ़ेगी, इकोनॉमी में ग्रोथ होगी, इकोनॉमी में ग्रोथ होगी तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो एडवांस टेक्नोलॉजी इंपोर्ट की जा सकेगी, एडवांस टेक्नोलॉजी इंपोर्ट की जा सकेगी तो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो जाएगी, तो धीरे धीरे इस तरीके की फैक्ट्रीज अपने पैरों पे, अपने बलबूते पे खड़े हो पाएंगी, यानी सेल्फ डिपेंडेंट हो पाएंगी। तो इसलिए शुरुआती दौर में इंडिया में और पाकिस्तान में प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी अख्तियार की गई, इस्तेमाल की गई, यानी प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई। यहाँ पे जो कंपनीज थी, फैक्ट्रीज थे, उनको बाहर के जो दूसरी एडवांस्ड कंपनीज थी उनके मुकाबले। अब ये इस्तेमाल करके देखा गया 1991 तक, मतलब लगभग 40 सालों तक ये स्ट्रैटेजी को अख्तियार करके देखने के बाद पता चला कि इससे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ है, इंडिया में ग्रोथ रेट एक अच्छी अचीव नहीं की जा सकी। तो उस वजह से फिर क्या हुआ कि इंडिया ने मार्केट ओपन अप किया, बाहर के देशों के दूसरे कंपनीज को, फैक्ट्रीज को इंडिया में प्रोड्यूस करने की, ऑपरेट करने की, अपना प्रोडक्ट मार्केट करने की, सेल करने की छूट दी गई। यहाँ के फैक्ट्रीज में उनको इन्वेस्ट करने की छूट दी गई, जिससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी विदेशों से आने वाला इन्वेस्टमेंट बढ़ा। उससे क्या होगा, उससे क्या हुआ कि फिर प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बढ़ने से अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी इंपोर्ट की जा सकी, प्रोडक्ट की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होने लगा, प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होने लगी, जिससे प्रोडक्ट इंटरनेशनल लेवल पे वो कॉम्पिटिटिव होने लगा। और कॉम्पिटिटिव होने से क्या हुआ, हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट बढ़ पाया, और एक्सपोर्ट बढ़ पाने से हमारे यहाँ फॉरेन करेंसी की जो है वो इनकम, वो जो है उसका बढ़ना शुरू हुआ, फॉरेन करेंसी का आना शुरू हुआ हमारे यहाँ। फिर उस तरीके से जो विदेशी मुद्रा आने लगी और विदेशी मुद्रा का स्टॉक हमारे पास फिर बढ़ने लगा। तो इस तरीके से ये चेंजेस आए थे 1991 के बाद, और वही चेंजेस, सिमिलर चेंजेस पाकिस्तान में 1988 के बाद आया। सिमिलर चेंजेस चाइना में 1978 के बाद शुरू किया गया। तो 78 के बाद चाइना में, आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि चाइना में ये परिवर्तन की शुरुआत काफी पहले हो गई थी, और इसी वजह से चाइना की इकोनॉमी आज भी काफी आगे है। और भी कुछ परिवर्तन किए गए चाइना में, जैसे चाइना में फार्मिंग जो है वो कम्युनिटी सिस्टम था, यानी कई गांव के लोग मिल करके सारी जमीन इकट्ठा करके सभी लोग एक साथ मिल करके खेती करते थे, और जो भी प्रोड्यूस होता था, जो भी प्रॉफिट होता था, उसे वो बराबर बराबर सब में बांट लेते थे, तो सबकी बराबर इनकम होती थी।
लेकिन इसमें क्या हुआ, पाया गया कि एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नो वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो सभी की जिम्मेदारी होती है और किसी की जिम्मेदारी नहीं होती है, सब एक दूसरे पर टालते रहते हैं। तो उससे क्या हुआ कि इसमें पैदावार कम हो रही थी, प्रोडक्टिविटी कम हो रही थी। तो 78 के बाद जो है फिर से वो हाउस होल्ड सिस्टम पे चले गई, इंडिविजुअल फार्मिंग पे शिफ्ट हो गई, कम्युनिटी सिस्टम ऑफ फार्मिंग जो है वो बदल करके लोगों में लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया और इंडिविजुअल फार्मिंग में जोर दिया जाने लगा। जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी हाउस होल्ड सिस्टम में कॉटेज इंडस्ट्रीज या समझ लीजिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाने लगा। बहुत सारे एरियाज में जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को काफी बढ़ावा दिया गया। 100% तक जो है वो उनमें इन्वेस्ट करके विदेशी कंपनियों को प्रोडक्शन प्रोसेस को ओन करने की छूट दी गई। तो इन वजह से क्या हुआ, और इस पे काफी नियंत्रण रखा गया चाइना के गवर्नमेंट के द्वारा, काफी स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रखा गया ताकि किसी भी तरीके की जो है वो चाइनीज चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ या चाइनीज लोगों के वेलफेयर के खिलाफ कोई काम न किया जा सके। तो इस तरीके से चाइना में ये सारा शिफ्ट हुआ 1978 से शुरू करके अगले 5-10 सालों में, और धीरे धीरे चाइना में ग्रोथ रेट काफी बढ़ती गई। एक जो और भी अंतर था वो ये कि चाइना में पॉपुलेशन ग्रोथ को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया, वहां पे 1 चाइल्ड नॉर्म अपनाया गया, जिसके वजह से ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन जो है वो 0.47% पर एनम है। जबकि इंडिया में आज भी जो है वो ग्रोथ रेट जो पॉपुलेशन की है वो 2% पर एनम के लगभग है, जो कि इससे मतलब 4 गुना 5 गुना है। आप जैसा देख सकते हैं 4 गुना के लगभग है, 4 टाइम्स ज्यादा है। पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो इंडिया और चाइना के मुकाबले में सिर्फ 10% है, और पॉपुलेशन डेंसिटी चाइना में लोएस्ट है तीनों कंट्रीज के मुकाबले में, जबकि इंडिया में पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी हाई है पाकिस्तान के मुकाबले। अर्बनाइजेशन रेट भी चाइना में काफ़ी हाई है, 36% के हिसाब से है, जबकि इंडिया में सबसे कम है 27.8%। अगर हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ग्रोथ की बात करें तो जीडीपी की ग्रोथ को जैसा आप देख सकते हैं कि जीडीपी की ग्रोथ आपने दूसरे वीडियोस में भी देखा होगा, इंडिया में कभी भी जीडीपी जो है ज्यादातर सालों में 5% के आसपास में ही रहा है। 2% से लेकर के 5% के बीच में वो 1950 से 1991 तक चलता रहा, और फिर 2005 के बाद 2005 से लेकर के 2014 के बीच में 7% 8% अचीव किया गया था ग्रोथ रेट जीडीपी में। जबकि चाइना का जीडीपी में ग्रोथ रेट जो है वो 8% से 10%, कई सालों तक 10% 12% भी साल दर साल ये अचीव किया जाता रहा है पिछले 40 सालों में। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। पाकिस्तान में भी वही हालत रही है ग्रोथ की, 4-5% 6% से ज्यादा जीडीपी की ग्रोथ नहीं रही है। अगर आप देखें पर कैपिटा इनकम तो इंडिया में वो $460 था, जबकि पाकिस्तान में वही $420 के बराबर में था। पर कैपिटा जीडीपी जो है इंडिया में $3,100 थी, जबकि पाकिस्तान में वो $2,200 है। पाकिस्तान की जीडीपी जो है वो इंडिया की जीडीपी के 12% के लगभग है, जबकि इंडिया का जीडीपी चाइना के जीडीपी का 40% ही है, यानी 2/5 हिस्सा है, 2/5 हिस्सा ही है। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के जीडीपी में कितना ज्यादा अंतर है। चाइना की जीडीपी और जीडीपी की ग्रोथ रेट जो है वो बहुत ज्यादा हाई है इंडिया के मुकाबले और पाकिस्तान के मुकाबले, और इनफैक्ट अगर बात करें तो विश्व के दूसरे देशों के सभी देशों के मुकाबले। और देखा जाए तो पिछले 20 सालों में चाइना की जीडीपी की ग्रोथ रेट कभी भी 8% या 10% से नीचे नहीं रही है, जबकि इंडिया में ऐसा बहुत कम हुआ है। बहुत कम सालों में 7% या 8% जीडीपी की ग्रोथ रेट अचीव की जा सकी है पिछले 20 सालों में। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो वो चाइना में काफ़ी बेहतर है इंडिया के मुकाबले। इंडिया और पाकिस्तान में अभी भी ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है वो काफ़ी पीछे है। जो बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, इसका कारण ये है कि ह्यूमन डेवलपमेंट के जो बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि जीडीपी, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, मोर्टेलिटी रेट्स जैसे कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, एक्सेस टू सैनिटेशन, लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और मैल नरिशमेंट, वो चाइना में काफी बेहतर स्थिति में है इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले। तो इन चाइना जो है इस वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में काफी ऊपर है इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले।
इंडिया और पाकिस्तान अभी भी काफी नीचे हैं चाइना के कंपैरिजन में। आइए एक नजर डालते हैं कॉमन फेलियर्स जो है इंडिया और पाकिस्तान का। सबसे बड़ी बात तो है कि रिलेटिवली स्लो पेस ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी एज कंपेयर टू चाइना। मैंने अभी रेट का भी एग्जांपल दिया था आपको कि चाइना में किस रेट से जीडीपी की ग्रोथ लगातार होती रही है पिछले 20 सालों में, और इंडिया और पाकिस्तान में ग्रोथ रेट का क्या हिसाब रहा है। जो एचडीआई रैंकिंग में पुअर परफॉर्मेंस है इंडिया और पाकिस्तान की, उसके बारे में भी मैंने आपको भी बताया। पुअर फिस्कल मैनेजमेंट, यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के में आपको पुअर फिस्कल मैनेजमेंट बहुत ज्यादा दिखेगा। पिछले 50 सालों में हम जो टैक्स की पॉलिसी है, यानी जो टैक्स लगाते हैं लोगों का, उन टैक्स के बारे में जो है हम बहुत अच्छे से उसको नहीं एक मैनेज कर पाए हैं, जबकि चाइना इस मामले में काफी आगे है। फिर जो एक बहुत बड़ा अंतर है वो इंडिया और पाकिस्तान में सोशल प्रॉस्पेरिटी के लिए, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए पॉलिटिकल इंटरेस्ट का कम होना, लैक ऑफ पॉलिटिकल इंटरेस्ट फॉर सोशल प्रॉस्पेरिटी, ये इंडिया और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, जिसके वजह से इन दो देशों में इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक वेलफेयर ने काफी सफर किया है, यानी काफी परेशानी आई है। और चाइना में चूंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल है, तो गवर्नमेंट के कंट्रोल के वजह से, गवर्नमेंट के पॉलिसीज के वजह से, चाइनीज गवर्नमेंट के इंटेंशन के वजह से काफी इकोनॉमिक वेलफेयर में बढ़ोतरी हुई है, काफी इजाफा हुआ है, और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में भी काफी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। कुछ ऐसे एरियाज जहाँ पे इंडिया को पाकिस्तान के ऊपर में एज है, वो है स्किल्ड मैन पावर, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन वो हमारे यहाँ ज्यादा है, और हेल्थ फैसिलिटीज हमारे यहाँ बेहतर है, गवर्नमेंट की भी और प्राइवेट में भी। कुछ ऐसे एरियाज जहाँ पाकिस्तान हैज एन एज ओवर इंडिया, वो है अर्बनाइजेशन। पाकिस्तान में अर्बनाइजेशन की रेट इंडिया में अर्बनाइजेशन की रेट से थोड़ी अधिक है। एक दूसरा फायदा है उनका वो कि लेस परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। हमारी जितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे है, उसके मुकाबले पाकिस्तान में जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे है वो काफी कम है। और उनके यहाँ जो है वो इम्प्रूव्ड वाटर सोर्सेज में काफी पॉपुलेशन के, काफी बड़े पॉपुलेशन का के पास इम्प्रूव्ड वाटर सोर्सेज पे का एक्सेस है, यानी उनके पास पीने का जो पानी है, वाटर सोर्सेज है, वो काफी इम्प्रूव्ड है, पाइप्ड वाटर सोर्सेज काफी बड़ी जनसंख्या को उपलब्ध है, जबकि इंडिया में उसके मुकाबले कम जनसंख्या के पास पाइप्ड वाटर सोर्सेज और इम्प्रूव्ड वाटर सोर्सेज की एक्सेसिबिलिटी है। अब कुछ ऐसे एरियाज जहाँ पे चाइना हैज एन एज ओवर इंडिया। चाइना हैज सक्सेसफुली फोकस्ड ऑन प्रो पुअर रिफॉर्म्स। प्रो पुअर रिफॉर्म्स में पॉवर्टी दूर करने के लिए, लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स गवर्नमेंट के द्वारा किए गए हैं चाइना में, और वो सक्सेसफुल भी रहे हैं। और इसी वजह से आज क्या है कि पॉवर्टी लाइन के नीचे उनके यहाँ बहुत कम, नहीं के बराबर पॉपुलेशन पाई जाती है। एग्रेरियन रिफॉर्म्स जो है हैव बीन सक्सेसफुली कैरिड आउट। तो अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कम्यून सिस्टम ऑफ फार्मिंग से इंडिविजुअल सिस्टम ऑफ फार्मिंग, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में ग्रोथ, ये दोनों चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, और उनके यहाँ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी से कहीं ज्यादा है। एक्सपोर्ट ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग रही है चाइना की। ये कोशिश की गई है मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा कि सिर्फ लोकल पॉपुलेशन, जो चाइनीज पॉपुलेशन है, उसकी जरूरतों का ही नहीं पूरा किया जा सके, बल्कि पूरे विश्व में एक्सपोर्ट किया जा सके, जिससे कि एक्सपोर्ट से अर्निंग प्राप्त की जा सके। और यही एक्सपोर्ट ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग के वजह से काफी जीडीपी में ग्रोथ अचीव किया गया है, और बहुत तेजी से जीडीपी में ग्रोथ आया है चाइना के, खास करके पिछले 20 सालों में ऐसा बहुत कम हुआ है कि चाइना के जो जीडीपी का ग्रोथ है वो 8 या 10% से नीचे रहा हो। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की पॉलिसी चाइना के द्वारा अपनाई गई, जहां पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया गया, यानी विदेशों से इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया गया, और काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की वजह से वहां पर बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगी है, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इतनी ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है और इतनी अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्शन होती है कि वो विश्व भर में एक्सपोर्ट की जाती है, और एक्सपोर्ट से इनकम ऑब्टेन किया जाता है। तो ये सब कुछ एरियाज ऐसे रहे हैं जहाँ पे चाइना हैज एन एज ओवर इंडिया। कुछ रीजनल एंड इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स के बारे में भी एक बार चर्चा कर लें। ये सबसे पहला है सार्क, जिसमें साउथ एशिया के 8 कंट्रीज हैं। ये 8 कंट्रीज का रीजनल ग्रुपिंग है। उसके बाद है यूरोपियन यूनियन, ईयू जिसे हम कहते हैं, इसमें 25
कंट्रीज हैं यूरोपियन कम्युनिटी के, यूरोप के। उसके बाद ये आसियान है, आसियान में साउथ ईस्ट एशिया के 5 कंट्रीज हैं जिसमें इंडिया भी एक है। फिर एक बार G8 है, इसमें 8 वैसे कंट्रीज हैं जिनकी जो सबसे बड़ी इकोनॉमीज, 8 बड़ी इकोनॉमीज गिनी जाती है। उसमें G8 के नेशंस आते हैं। G20 उसमें जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज है, 20 लार्जेस्ट इकोनॉमीज, वो हिस्सेदार हैं, वो मेंबर हैं। तो अभी हमने कुछ रीजनल डेवलपमेंट एशिया के अंदर में समझने की कोशिश की, जिसमें हमने कंपैरेटिवली एनालाइज किया इंडिया, पाकिस्तान और चाइना को ब्रीफली। तो कुछ कुछ मेन पॉइंट्स मैंने यहाँ पे वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं, वो आपको बताने की कोशिश की है कि कहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया का पाकिस्तान के ऊपर में एज रहा है, चाइना का इंडिया के ऊपर में एज रहा है, चाइना की इकोनॉमी में ग्रोथ के क्या कारण हैं, और इंडिया में किस तरीके से और पाकिस्तान में भी खास करके पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शनिज्म को शुरू में बढ़ावा दिया गया अर्ली ईयर्स में, इंडिपेंडेंस के बाद लगभग 40 सालों में 1991 तक। और फिर 1991 में इंडिया ने जब इकोनॉमी ओपन अप की विदेशों के लिए, विदेशी फर्म्स यहाँ को परमिशन मिली यहाँ पे आकर के ऑपरेट करने के लिए, यहाँ पे आकर के मार्केट करने के लिए, तब उसके बाद से फिर किस तरीके से ग्रोथ हुई है, किस तरीके से हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है, इन सब के बारे में मैंने ब्रीफ में, संक्षेप में समझाया है, ताकि आप इसके आसानी से इसे समझ सकें। मेन पॉइंट्स हैं यहाँ पे आपको वीडियो में, जिसे आप रोक करके नोट कर सकते हैं, इससे आपको क्वेश्चन के आंसर करने में आसानी होगी। मैं और भी कुछ दूसरे क्वेश्चन स्पेसिफिक पॉइंट्स लेकर के आऊंगा इस चैप्टर के, जिससे आपको क्वेश्चन के आंसर करने में आसानी होगी। थैंक यू।